हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद हत्याकांड जिसमें एक रिटायर फौजी अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है और उसकी हत्या करने के बाद उसके टुकड़ों को कुकर में उबालता है, लेकिन कुकर में उबालने की बात उसने बाद में पलट दी है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसने कुकर में नहीं बल्कि बकेट में टुकड़ों को उबाला था। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कुकर का नाम लिया था, लेकिन लगातार पुलिस और फॉरेंसिक टीम कुकर की छानबीन करती रही, लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं लग रहा था। जब फॉरेंसिक टीम उसके घर की तलाशी ले रही थी, तो कई बार कुकर को चेक किया गया, लेकिन कुकर से कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगे। पूरे घर की क्लीनिंग उसने बहुत अच्छे से कर दी थी, जिससे फॉरेंसिक टीम को कुछ भी उसके घर से नहीं मिला। लेकिन जिस नदी में उसने उसकी लाश के टुकड़े फेंके थे, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है और उसमें छानबीन करती है। वहां से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा फॉरेंसिक टीम के हाथ लगता है, जिससे उनको सबूत के तौर पे वो मांस का टुकड़ा काम आता है। पहले पुलिस ने गुरुमूर्ति को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन मर्डर का केस उसके ऊपर फाइल नहीं हुआ था। पुलिस का कहना है कि जब तक सबूत ना मिल जाएं, आरोपी चाहे अपना गुनाह कबूल क्यों ना कर ले, उस पर केस फाइल नहीं होता है, क्योंकि पुलिस और अदालत सबूत मांगती है। इसीलिए सबूत नहीं मिल पा रहा था। कुकर में उसने उसके टुकड़ों को उबालने की बात बताई थी, लेकिन फॉरेंसिक टीम मना कर रही थी। फॉरेंसिक टीम को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, क्योंकि कुकर वैसे का वैसा ही वहाँ पर रखा हुआ था। बाद में जब ये मांस का टुकड़ा फॉरेंसिक टीम के हाथ लग जाता है, तब फॉरेंसिक टीम पुलिस को बताती है कि उनको सबूत मिल गया है। अब माधवी के पति के ऊपर यानी कि गुरुमूर्ति के ऊपर मर्डर का केस फाइल हो सकता है। इसलिए अब मर्डर का केस गुरुमूर्ति के ऊपर फाइल हो चुका है, क्योंकि पुलिस को और फॉरेंसिक टीम को सबूत मिल गए हैं। फॉरेंसिक टीम ने माधवी के माता पिता का उस छोटे से मांस के टुकड़े से डीएनए कराया, जिससे ये यकीन हो गया था कि वो टुकड़ा माधवी की ही बॉडी का था। जब पुलिस को इसके खिलाफ सबूत मिल जाता है, तो पुलिस इससे और सख्ती से पूछती है कि पूरी कहानी क्या है, क्यों सच छुपा रहे हो और किस तरह तुमने माधवी को गायब कर दिया, उसके बारे में बताओ। तब ये माधवी की बॉडी के बारे में पुलिस को बताता है। इसने बताया कि 14 जनवरी को ये माधवी और बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर चला गया था, क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार था। तो त्यौहार के मौके पे बहन से मिलने ये अपने बच्चों समेत चला जाता है। बच्चों को बहन के घर पर ही छोड़कर आ जाता है त्यौहार की वजह से, क्योंकि ये दोनों घर आ जाते हैं। 15 तारीख को सुबह में इसकी और इसकी पत्नी की लड़ाई हो जाती है, यानी कि गुरुमूर्ति और माधवी का सुबह 8 बजे झगड़ा होता है। ये बहुत गुस्से में था और इसने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी माधवी को जान से मारने की। इसकी प्री प्लानिंग थी माधवी को किस तरह से निपटाना है, इसीलिए ये अपने बच्चों को और माधवी को अपनी बहन के घर लेकर गया था, जिससे बच्चों को वहीं पर छोड़ा जा सके। इसने पुलिस को बताया कि इसने पहले से ही प्लान बना रखा था माधवी को निपटाने का। उसी प्लान के अनुसार इसने अपने कारनामों को अंजाम दिया। जब बच्चे अपनी बुआ के घर रुक जाते हैं, तो माधवी सुबह 8 बजे इससे झगड़ा कर लेती है और कहती है कि उसको उसके मैके जाना है, क्योंकि त्योहार था। त्योहार पे माधवी अपने माता पिता से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति अपनी ससुराल वालों से ज़्यादा रखता नहीं था, उसका वहाँ पर आना जाना भी नहीं था। ज़्यादातर माधवी ही अपने माता पिता से मिलने के लिए जाती रहती थी और गुरुमूर्ति अपनी ससुराल वालों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। इसका मतलब था कि गुरुमूर्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि माधवी भी अपने माता पिता से मिलने के लिए जाए, लेकिन वो तो माधवी अपने माता पिता से मिलने जाती, क्योंकि वो उसके माँ बाप हैं और माँ बापों को कोई भी बेटी नहीं छोड़ सकती। लेकिन गुरुमूर्ति इस बात के बिल्कुल खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि माधवी त्योहार के मौके पे उसे छोड़ के अपने मैके में जाके त्योहार मनाए। उसने
माधवी से झगड़ा तो किया, लेकिन उसको बहुत तेज़ गुस्सा आया और सुबह 8 बजे करीब उसने माधवी के सिर को पकड़ के ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से मारा, जिससे कि माधवी मौके पर ही दम तोड़ देती है। जब माधवी मर चुकी थी तो उसने उसे उठाकर बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया। थोड़ी देर वो बैठा रहा, उसने बॉडी को निपटाने के बारे में सोचा। वो बैठ के सोच रहा था कि अब बॉडी को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। तभी उसके शैतानी दिमाग में कुछ प्लान आता है और वो बॉडी को टुकड़े टुकड़ों में काट देता है। तब वहाँ पर पेंट की एक बड़ी सी बाल्टी रखी हुई थी। उसने उसमें गर्म पानी की रोड लगाई और माधवी के छोटे छोटे टुकड़ों को करके डाल दिया, जिससे टुकड़े नरम हो गए थे। पहले उसने पुलिस को ये बताया था कि उसने माधवी के टुकड़ों को कुकर में उबाला है, लेकिन कुकर में कोई सबूत नहीं मिला था। इसलिए पुलिस बार बार उससे सख्ती से पूछताछ कर रही थी और पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था। पुलिस को जब सबूत मिला तो पुलिस ने पूरी सख्ती से इससे पूछताछ की। तो अब इसने बताया कि माधवी की लाश को इसने कुकर में नहीं बल्कि बाल्टी के अंदर गर्म पानी की रोड लगा के उबाला था और बाद में उन्हें नदी में बैग में भर के फेंक के आ गया था। लेकिन माधवी की जो लाश की हड्डियां थीं, पुलिस ने इससे पूछा कि इतनी बड़ी बॉडी को तुमने बैग में कैसे पैक किया, तो इसने बताया ओखली के मूसल से इनने हड्डियों को चूरमा बना दिया था और एक बड़े से हीटर पे इसने पहले उनको हड्डियों को सेका, जिससे कि हड्डियां नरम हो गई। फिर मिक्सर ग्राइंडर में इसने उनका चूरमा बनाया और फ्लैश कर दिया था, जिससे हड्डियां तो निपट चुकी थीं, लेकिन मांस के टुकड़ों को ये नदी में बहाकर आ गया। 15 तारीख की सुबह में इसने माधवी का करीब 8 बजे मर्डर कर दिया था। उसके बाद पूरे दिन ये उसकी लाश को निपटाने में लगा रहा। धीरे धीरे करके इसने घर की साफ सफाई भी कर दी थी। लेकिन 15 तारीख को उसके माता पिता का फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि माधवी कहाँ है। माधवी के माता पिता ने बताया था कि ये कभी भी उन लोगों से बात नहीं करता था। माधवी के माता पिता को माधवी की चिंता हो रही थी, इसीलिए उन्हीं लोगों ने फ़ोन करके पूछ लिया था कि उनकी बेटी कहाँ है, क्योंकि माधवी रोज़ अपने माता पिता से फ़ोन पे बात करती थी और हालचाल लेती रहती थी। लेकिन 2 दिन से माधवी ने अपने माता पिता से फ़ोन पे बात नहीं की थी और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए उसके माता पिता को चिंता हुई और उन्होंने फ़ोन करके गुरुमूर्ति से पूछा, तो उसने कहा कि वो मैं कहीं जाने की जिद कर रही थी और मैंने मना किया तो मेरा उसके साथ में झगड़ा हो गया। तब उसके माता पिता को इस पे यकीन नहीं हुआ। उन्होंने 16 तारीख को थाने जाके इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। उन्हें इस पे शक हो रहा था, तब पुलिस इसे उठा लेती है। मर्डर करने के बाद ये अपनी बहन के घर गया था और अपने बच्चों को भी वापस ले आया था। बच्चों को उसी तरह से लंच बनाकर दे रहा था जिस तरह माधवी देती थी। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से घर के अंदर रह रहा था। कोई भी इसके अंदर हलचल नहीं हो रही थी, ना ही ये कोई क्राइम जैसी स्थिति में था कि इसने कोई क्राइम किया है। जब इसने अपने चाचा को बताया कि ये लोग ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने दो, माधवी इन्हें मिलने वाली नहीं है क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। तो चाचा को सुन के ये बात अचंभा हुआ और जिस तरीके से इसने सीरियस होकर उन्हें बताया था, तो चाचा को शक हो गया कि कहीं मैं ना फंस जाऊं। इसलिए चाचा ने पुलिस से बता दिया कि इसने मुझे ये बात बताई है कि इसने ही माधवी को मारा है। तो पुलिस ने इससे पूछताछ की थी, तो भी इसने पुलिस को बता दिया था कि इसने माधवी को मार के कुकर में उबाल दिया है। पुलिस ने इसे अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन इसके ऊपर मर्डर का केस नहीं फाइल हो पा रहा था क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे। जब फोरेंसिक टीम ने नदी से छानबीन की थी, तब उसे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जैसे पत्थर और कंकड़। उन्हीं में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा था जो सबूत के तौर पे फोरेंसिक टीम ने इस्तेमाल किया। इसने माधवी का मर्डर पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया था। इसने पहले से प्लानिंग बनाई थी और इसने उसी प्लानिंग के अनुसार पुलिस को कुकर का नाम बताया, क्योंकि कुकर में इसने लाश को नहीं उबाला था।
इसने गर्म पानी की रॉड लगा के बाल्टी में उसके अंदर माधवी के टुकड़ों को उबाला था। बाद में उस बकेट को पुलिस ने और फॉरेंसिक टीम ने जब्त कर लिया है। उससे पुलिस को सबूत मिले हैं। बच्चे जब बुआ के घर से वापस आए थे तो बच्चों ने भी पूछा कि मम्मी कहाँ है, तो गुरुमूर्ति ने कहा कि वो अपनी फ्रेंड के घर गई है, त्योहार मनाने के लिए 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, मान गए। उन्होंने अपने पापा की बातों पे यकीन कर लिया। लेकिन बच्चों को कहाँ पता था कि अब उनकी माँ उन्हें कभी भी नहीं मिलने वाली। पहले ये फौज में था और उसके बाद ये DRDO में गार्ड की नौकरी कर रहा था। अच्छा खासा फौजी होने के बावजूद इसने इस तरह की हरकत की है। किसी भी इंसान का दिमाग शैतानी दिमाग हो सकता है। ये इस कहानी से हम सीख सकते हैं। एक फौजी इतना समझदार और इतने दिन सेवा देने के बाद इसका दिमाग शैतानी कैसे हो गया। एक जीता जागता आदमी एक दूसरे जीते जागते आदमी को काट देता है और उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत करता है कि उसके मृत शरीर को भी छिन्न भिन्न करता है। छिन्न भिन्न ही नहीं, बड़ी ही बेरहमी से उसके टुकड़ों को पानी में भी उबालता है। ये एक राक्षस या शैतानी दिमाग वाला आदमी ही कर सकता है। इसने मर्डर के केस को गुमशुदगी का केस बनाने की कोशिश की। इसने ये दिखाया कि माधवी गायब हो चुकी है, जबकि इसने उसका मर्डर कर दिया था। बड़ी ही सफाई से इसने सबूतों को छुपाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन छुपाया भी। कई दिनों तक फॉरेंसिक टीम जांच में लगी रही। उसी के बाद सबूत हाथ लग पाए। अब गुरुमूर्ति जेल के अंदर है और इस पे मर्डर का केस भी फाइल हो गया है। अब कोर्ट फैसला करेगा कि इसके साथ क्या होगा, इसको फांसी होगी या उम्र कैद। ये कोर्ट फैसला करेगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।